हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए वीडियो में। ये हमारी वही टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट नंबर 12 यानी कि 12। तो एक्चुअली में थोड़ी मेमोरी की प्रॉब्लम की वजह से ना इसके कई सारे पार्ट्स बन गए हैं, तो आई होप कि आप लोग मैनेज कर लोगे। चलो, हमारा 85 नंबर तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, अब हमें 86 से देखना है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन है शाकाहारी, डैश सर्वाहारी, डैश मांसाहारी एंड डैश अपघटक। बी है सर्वाहारी, डैश शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक। सी है आपका शाकाहारी, सर्वाहारी, अपघटक या मांसाहारी। एंड डी है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एंड अपघटक। तो अब हमें बताना कि इनमें से कौन सा इसका सही क्रम है। देखो, बात करें क्वेश्चन की, तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा का प्रवाह एक खास श्रृंखला बनाता है, जैसे सूर्य, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इसलिए सही उत्तर जो आपका होगा वो हो जाएगा शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एंड अपघटक। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यह पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक व्यवस्थित संबंध का गठन करता है। ऑप्शन ए आम के जंगल, बी मैंग्रोव वन, सी सदाबहार वन एंड डी बारिश के जंगल। बात करें तो मैंग्रोव पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह है जो कटिबंधों में भूमि और समुद्र के बीच तटीय अंतर्विभागीय क्षेत्र में रहते हैं। मैंग्रोव वन केवल भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर बढ़ते हैं, क्योंकि ये ठंडे तापमान का सामना नहीं कर सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका, कि एक व्यवस्थित संबंध का गठन करते हैं। तो कौन करते हैं? तो मैंग्रोव वन करते हैं, ठीक है। आम के जंगल नहीं करते, सदाबहार वन भी कुछ काम करते हैं बट वो काम नहीं करते जो क्वेश्चन में पूछा है, और बारिश के जंगल भी आंसर नहीं होगा, बी हो जाएगा मैंग्रोव वन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा करता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी राज्य सरकार या डी केंद्र सरकार। बात करें यहाँ पर तो राज्य सरकार वन्य जीव अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा करती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राज्य सरकार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन है CH4 मीथेन, बी C6H6 बेंजीन, सी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। बात करें तो SO2 का पूर्ण रूप सल्फर डाइऑक्साइड है और यह अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारे यहाँ हो जाएगा SO2, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोविड-19 के फैलाव के लिए उत्तरदायी वायरस है। ऑप्शन है SARS-CoV-19, बी SARS-CoV-2, सी कोरोना 19 या डी SARS-CoV-1। तो यहाँ पर भी कई सारे इसके ऑप्शन रहते हैं। कोरोना वायरस रोग जो आपका है कोविड-19, ये SARS-CoV-2 यानी वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। तो बी हो जाएगा आपका SARS-CoV-2। वैसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कोविड-19 करके नाम फेमस हुआ या प्रसिद्ध हुआ, हम लोग इसी नाम से इसको बुलाते रहते हैं। तो कोविड-19 ये 2019 की वजह से उसको नाम दिया गया था, लेकिन जो इसके अंदर वायरस है वो SARS-CoV-2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान रिएक्टर नहीं है। ऑप्शन है अप्सरा, बी ध्रुव, सी कहेगा एंड डी कामिनी। बात करें यहाँ पर हम तो कहेगा अनुसंधान रिएक्टर न होकर परमाणु परियोजना है जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा कहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कथन है आपका, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जल की गुणवत्ता और इसके द्वारा समर्थित जीवन के प्रकारों की एक उत्तर संकेतक है। सेकंड कथन कह रहे हैं कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD जलीय सूक्ष्म जीवियों द्वारा उपभोग की गई घुली हुई ऑक्सीजन की मापक है। तो उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए हमारा है कथन फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही है, बी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, सी कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है, एंड डी कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड असत्य है यहाँ पर। तो अब हमें बताना है कि कौन सा यहाँ आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो देखो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। क्यों? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, जिसे सामान्यतः घुली हुई ऑक्सीजन कहा जाता है, या जल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग जलीय सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन का माप नहीं है,
COD एक मानदंड है जिसका उपयोग जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन असत्य है यहाँ पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब एक जल निकाय पोषक तत्वों से पुष्ट यानी समृद्ध होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है अल्पपोषीकरण, बी सुपोषण, सी मेसोट्रोफिकेशन एंड डी दुष्पोषीकरण। इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो देखो यह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जल निकाय खनिजों और पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है जिससे शैवाल और अन्य जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम सुपोषण के रूप में जानते हैं या जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो गुड न्यूट्रिशन यानी कि सुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक यूरेनियम में किस यूरेनियम समस्थानिक के संकेंद्रण को संवर्धन प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है। ऑप्शन है U234, बी U235, सी U238 एंड डी U239। तो बात करें अगर आंसर की यहाँ पर देखिए, जब संवर्धन प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से प्राकृतिक यूरेनियम में U235 की सांद्रता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा U235 या 235, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विचारक का मत था कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल भिन्न स्वरूप हैं और किसी वस्तु के गिरने का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। ऑप्शन है नागार्जुन, बी जीवक, सी कणाद या डी रामानुज। तो बात करें अगर यहाँ पर हम कणाद, जिन्हें कश्यप के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय दर्शन के वैशेषिक स्कूल की स्थापना की और उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही पदार्थ के भिन्न रूप हैं। उनके पास गुरुत्वाकर्षण की भी अवधारणा थी, यह मानते हुए कि वस्तुएं पृथ्वी का आकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरती हैं। आंसर की बात करें तो आपका सी हो जाएगा कणाद, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि क्या आपने देखा है कि ठंड के मौसम में आप घर में छिपकली नहीं देख सकते हैं, आपको क्या लगता है कि वे कहाँ चले गए हैं। ऑप्शन है उत्परिवर्तन के लिए, बी हाइबरनेशन के लिए, सी पुनर्जनन के लिए या डी ग्रीष्म निष्क्रियता के लिए। तो बात करें अगर यहाँ पर समशीतोष्ण देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को शीत निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन कहा जाता है। तो बी आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा हाइबरनेशन के लिए। तो जो क्वेश्चन पूछ रहे कि ठंड के मौसम में आप घर में छिपकली नहीं देख सकते, तो हाइबरनेशन के लिए वो चले जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह लोकोमोटिव और ट्रेनों पर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RITS स्थापित कर रहा है। इसने निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से RITS विकसित किया। ऑप्शन है DRDO, बी IIRS, सी इसरो या डी IDSR। बात करें यहाँ पर हम तो भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह लोकोमोटिव और ट्रेनों पर इसरो के सहयोग से विकसित रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित कर रहा है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसरो के सहयोग से, ठीक है। किस इन्होंने पूछा किस संस्थान के सहयोग से, तो इसरो के सहयोग से ऐसा कर रहा है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी भास्कर फर्स्ट, सी रोहिणी या डी एप्पल। तो देखिए बात की जाए तो एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया, जबकि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को विज्ञान संबंधी खोजों का अन्वेषण व विश्लेषण करने के लिए स्थापित किया गया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत का प्रथम संचार उपग्रह, तो एप्पल हो जाएगा। और अगर बात करेंगे स्वदेशी तकनीक तो फिर आर्यभट्ट हो जाएगा, यानी कि वहां पर क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नाविक के अंतर्गत कार्य करने वाले उपग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 9, बी 8, सी 7 या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें तो नाविक को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है और भारत की उपग्रह दिशा सूचक प्रणाली नाविक के अंतर्गत कुल 7 उपग्रह कार्य कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 उपग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि WILL का अर्थ है। ऑप्शन है विदाउट लीचर लाइन, बी विद इन लोकल लाइन, सी वायरलेस इन लोकल लूप या डी वायरलेस इन लॉग लाइन। तो बात करें तो विल का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप होता है और यह स्थानीय बेतार तकनीक है जिसमें बड़ा बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डेटा संचरण के साथ टेलीफोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जैव उर्वरक नवीकरणीय संसाधन है। सेकंड, देखिए सेकंड कह रहे हैं कि राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों की गांठ में रहते हैं।
थर्ड है आपका माइकोराइजा, यह एक जीवाणु है। एंड फोर्थ है भारत में 2 प्रमुख जैव उर्वरकों राइजोबियम और नील हरित शैवाल का उपयोग होता है। अब कूट हमारा यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड सत्य है, बी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सत्य है, बी सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सत्य है, या डी थर्ड और फोर्थ सत्य है। तो अब हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना है, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जैव उर्वरकों को पादप पोषण का एक वैकल्पिक पर्यावरण सह स्रोत माना जाता है। माइकोराइजा जीवाणु ना होकर फफूंदी होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, थर्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में इस्पात उद्योग द्वारा छोड़े जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है। ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और फोर्थ, या डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अब बात कर लेते हैं कि अगर उस इस्पात उद्योग द्वारा जो कहना है कि महत्वपूर्ण प्रदूषक छोड़े जाते हैं उनमें क्या चारों सम्मिलित हैं या इनमें से कुछ एक दो नहीं सम्मिलित हैं। तो बात करें तो उपरोक्त सभी प्रदूषक भारत में इस्पात उद्योग द्वारा छोड़े जाते हैं। सभी प्रदूषक मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये सभी को अंडरस्टूड है। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में क्या है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाने के लिए 1500 संवहनी पादप स्थानिक क्षेत्र के होने चाहिए। सेकेंड, प्राकृतिक वनस्पतियों का 70% विलुप्त हो जाना चाहिए। तो कह रहे उपयुक्त में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखो बात करें तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही हमारे सही ऑप्शन है। संवहनी पादपों के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य पादपों को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, कम से कम कह रहे 1500 संवहनी पादप स्थानिक क्षेत्र के होने चाहिए, अर्थात सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। जब 1500 संवहनी पादप स्थानिक क्षेत्र में पाए जाएंगे तब फिर उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पतियों का 70% अगर विलुप्त हो जाना चाहिए तो यहाँ पर हम हॉटस्पॉट बनाने के संबंध में कथन सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है। ऑप्शन है जैव विविधता समझौता संधि, बी साइटस, सी अंक्लोज, या डी बेलास्ट जल संधि। अब जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, बहुत सिंपल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जैव विविधता समझौता संधि। ठीक है, साइट्स आपका किससे रिलेटेड है, तो यह आपका बात करें जैव विविधता समझौता संधि CBD सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह अभी समय वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत किया गया था। साइट्स आपका है जैव विविधता से ही, लेकिन वो समझौता संधि नहीं है। वो एक तरीके से कहते नहीं कि साइट्स की इसमें फर्स्ट में ये है, सेकंड में विलुप्त है, इस तरीके से कुछ है, तो इससे संबंधित है। आंसर हमारा फिलहाल यहाँ पर 104 का क्वेश्चन जो है उसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, सरकार ने 2022 तक 10% इथेनॉल सम्मिश्रण और 2030 तक 20% सम्मिश्रण E20 का लक्ष्य रखा। सरकार ने, सेकंड कह रहे हैं ऑप्शन की, सरकार ने इथेनॉल प्राप्त करने के लिए गन्ना, मक्का, फल और सब्जियों के अपशिष्ट, बाजरा आदि खाद्यान्न को शामिल किया है, जो कि 2018 तक गन्ने तक सीमित था। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब बात कर लें यहाँ पर हम इथेनॉल के बारे में, तो उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। सत्य हैं मतलब जो हमने भी बातें की ये दोनों ही अपने आप में सत्य हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे ज्यादा किस राज्य में। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक एंड डी तमिलनाडु। बात करें अगर यहाँ पर हम सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता तमिलनाडु राज्य में है। मुप्पा मंडल पवन खेत की क्षमता 1500 मेगावाट है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो अगर राज्य की बात होगी तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ऊर्जा क्षमता है एंड भारत का अगर विश्व में स्थान पूछेंगे तो चौथा स्थान है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के
संबंध में कौन सी समस्या प्रमुख है? ऑप्शन है हाइड्रोजन के जलने पर स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक तत्व उत्सर्जित नहीं होते हैं। बी हाइड्रोजन के जलने पर पानी उत्पन्न करता है। सी हाइड्रोजन को उत्पादित करने में ऊर्जा खर्च होती है। एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमें यहाँ पर कौन सी समस्या प्रमुख है ये बताना है। हाइड्रोजन एक संभावित उत्सर्जन मुक्त वैकल्पिक ईंधन है। इसे हरित ईंधन भी कहा जाता है, किंतु इसे बड़े स्तर पर उत्पादित करने में ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती है। यह प्रक्रिया खर्चीली भी है और पानी से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड के द्वारा अलग करके संग्रहित करना एक खर्चीली प्रक्रिया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन को उत्पादित करने में ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र या डी त्रिपुरा। तो बात करें तो मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है और यह 3.6 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह तेलंगाना के हैदराबाद जिले में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डाप्सन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई है? ऑप्शन है ओजोन घनत्व, बी मृदा की मोटाई, सी रेडिएशन, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन घनत्व के मापन के लिए डाप्सन का प्रयोग किया गया है और एक डाप्सन उन ओजोन अणुओं की संख्या है जो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस पर्यावरणीय दाब पर 0.01 मिलीमीटर पतली परत बनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है ओजोन घनत्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये नेशनल पार्क है और ये अवस्थित है। ऑप्शन है मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, बी सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी बेतला नेशनल पार्क ओडिशा एंड डी सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। अब इनको आप पहले मिलान कीजिए, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं वो आप अपना आंसर पहले दीजिए। ठीक है, हम अगर बात करें तो बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड को लातेहार और पलामू जिले के एक छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक नेशनल पार्क है और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। तो क्या हो जाएगा? बेतला नेशनल पार्क। बेतला जो आपका है ये आपके झारखंड में स्थित है, ना कि ओडिशा में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी पोलैंड। तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन जो आपका मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है वो आपका फिलहाल फ्रांस में स्थित है, विच मीन्स कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मौसम विज्ञान संगठन व यूनेप द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल, बी ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच, सी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संघ, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे हैं कि कौन सा मौसम संगठन विज्ञान व यूनेप द्वारा स्थापित किया गया है, यहाँ पर यह बताना है। हम बात करें क्वेश्चन के आंसर की तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेप द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा से रसायन पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी? ऑप्शन है बायोपेस्टिसाइड, बी पेस्टिसाइड, सी थर्ड मच्छर विषकारक एंड फोर्थ केमिकल फर्टिलाइजर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बात करें तो पेस्टिसाइड, विषकारक और केमिकल फर्टिलाइजर पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट आपका बायो पेस्टिसाइड यहाँ पर नहीं सम्मिलित है, पेस्टिसाइड विषकारक व फर्टिलाइजर सम्मिलित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित? ऑप्शन है खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, बी खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, सी मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड पूछ रहा है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो बात करें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में तो मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषक के खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि यूट्रिफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता में कमी मछली और अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है। यह जलाशय विशेष पारिस्थितिक तंत्रों को नष्ट कर देता है। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या? ऑप्शन है जल निकायों में प्रदूषण में वृद्धि, बी रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस युक्त यौगिक में वृद्धि,
सी रोगाणुओं में वृद्धि यदि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमें यहाँ पर बात करनी है कि इनमें से जो ये इन्होंने पूछा है इनमें से क्या हो सकता है। ठीक है, देखो बात करें तो रासायनिक पोषक तत्वों नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि होने के कारण हानिकारक शैवालों की वृद्धि हो जाती है। शैवालों द्वारा जीवाणु भक्षण करने पर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित के गठन वर्ष के अनुसार कौन सा सही क्रम है। ऑप्शन है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बी राष्ट्रीय वन नीति, थर्ड है आपका प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत की गई, एंड फोर्थ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब कह रहे हैं कि गठन के अनुसार कौन सा सही क्रम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका अगर बात करें 1972 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये आपका 1986 वाला अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। राष्ट्रीय वन नीति की बात की जाए तो ये 1988 में हो जाएगा इसकी शुरुआत। और जो आपका प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत की गई थी ये आपकी की गई थी 2005 के आसपास। हाँ, 2005 में ही लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट 1972, फिर फोर्थ 1986, फिर सेकंड 1988 एंड फिर लास्ट है आपका 2005 राइनो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कह रहे हैं कि पर्यावरण के 4 प्रमुख घटकों में शामिल है। ऑप्शन है लिथोस्फीयर, बी जलमंडल, थर्ड है वातावरण एंड फोर्थ है बायोस्फीयर। कुट दिया है हमारा बताना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सी उपरोक्त सभी या डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर पर्यावरण के 4 प्रमुख घटकों में तो स्थलमंडल आपका नहीं है, स्थलमंडल, जलमंडल, ठीक है, वायुमंडल और जैवमंडल शामिल है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी फिलहाल यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों द्वारा परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है मानव पर्यावरण, बी आधुनिक वातावरण, सी प्राचीन पर्यावरण या डी मानव जनित पर्यावरण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये आयोग ने पूछा हुआ है। मानव जनित पर्यावरण यानी कि एंथ्रोपोजेनिक प्रकृति में किसी भी परिवर्तन को संदर्भित करता है जो मानवीय गतिविधियों जैसे सड़क या शहरों के अस्तित्व के कारण होता है जहाँ कभी जंगल थे। तो डी हो जाएगा आपका मानव जनित पर्यावरण यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। ऑप्शन है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, बी बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, सी वेदांथांगल पक्षी अभ्यारण्य या डी लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य। अब ये उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि यूपी स्पेशल कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य बात करें तो लाख बहुसी अभ्यारण्य है। लाख बहुसी अभ्यारण्य आपका 80 वर्ग किलोमीटर में फैला। लाख बहुसी अभ्यारण्य विभिन्न प्रवासी पक्षियों का घर है। और ये आपका देखो किस किस का अभ्यारण्य है तो सियार, नीला बैल, नेवला, मछली पकड़ने वाली बिल्ली और बंदर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आंसर की बात करें तो डी आपका हो जाएगा लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य। ये किस जिले में है ये जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन है अर्ध उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, बी उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, सी रेगिस्तानी जलवायु या डी पर्वतीय जलवायु। अब ये दोनों तो आपको कटी कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर रेगिस्तानी जलवायु या पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। इन दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु या अर्ध उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, इनमें थोड़ी हो सकती है। तो देखो बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु को आमतौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के रूप में। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित 3 प्रमुख मौसम होते हैं। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च अप्रैल और मई। तो इसी तरीके से बी ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन है 1942, बी 1952, सी 1962 या डी 1972। तो बात करें यहाँ पर अगर हम देखो उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति 1952 में तथा दूसरी वन नीति 1998 में घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी। आंसर की बात करें तो पहली वन नीति पूछा तो 1952 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, आरक्षित वन पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में होते हैं, इसमें वृक्षों की कटाई एवं पशुचारण प्रतिबंधित होते हैं। सेकंड, संरक्षित वन, इनका नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है, इनमें ईंधन की कटाई एवं पशुचारण पर प्रतिबंध नहीं होता। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सत्य? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड।
आरक्षित वन पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में होते हैं। इसमें वृक्षों की कटाई एवं पशुचारण प्रतिबंधित होते हैं, जो कि इसमें दिया गया है। और संरक्षित में जो होता है प्रतिबंधित नहीं होते, वो भी दिया गया। विच मीन्स कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है, और दोनों ही फिलहाल सही है क्वेश्चन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट करें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना का संचालन वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु कब से किया जा रहा। ऑप्शन है 2007-8 से, बी 2008-9 से, सी 2009-10 से, या डी 2010-11 से। बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना का संचालन वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु 2007-8 से किया जा रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करें कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट है ये है और सूची सेकंड आपकी ये है। ऑप्शन है चीड़ कत्था, बी तेंदुपत्ता तारपीन का तेल, सी भोजपत्र बीड़ियाँ, एंड डी खैर प्राकृतिक कागज। अब हमको मिलान करना इनमें से और फिर कूट से सही आंसर बताना है। चीड़ की बात करें तो तारपीन का तेल इसमें हो जाएगा, ठीक है। चीड़ से क्या है कि तारपीन का तेल। तेंदुपत्ता बहुत फेमस है, आपको पता है, बीड़ियाँ बनाई जाती हैं जो लोग पीते हैं। भोजपत्र की बात करें तो भोजपत्र प्राकृतिक कागज इससे बनते हैं, और खैर से आपका कत्था हो जाएगा। तो इस तरीके से तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सेकंड दोनों में दिया है, D1 ए सेकंड D1 ये दो जगह दिया है, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का फिर से है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट ये है, सूची सेकंड ये। ऑप्शन है बरेली, माचिस, प्लाईवुड, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में जो उत्पाद है उनके लिए चीज़ें पूछी जा रही हैं जिलों से संबंधित। मेरठ कागज, बी सी फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, एंड डी सहारनपुर खेल का सामान। देखो मेरठ जब भी आपको कहीं आया खेल का सामान आ जाएगा तो आप इस तरीके से लगा दोगे, ठीक है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ सही हैं आपकी, और ये आपका आ जाएगा एक सेकेंड, हाँ बरेली जब भी आएगी तो माचिस और प्लाईवुड सही है, और सहारनपुर आपका कागज के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर अगर मिलान करेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, A1 B4 C3 एंड D2, ठीक है, D2। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही है, कूट में ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। ऑप्शन है 1982 में देहरादून, बी 1956 में बरेली, सी 1972 में सहारनपुर, या डी 1936 में सोनभद्र। अब बात करें तो भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, और ये संस्थान देहरादून भारत में स्थित है। यह चंद्रबनी में स्थित है, जो 1982 में स्थापित देहरादून के दक्षिणी जंगलों के करीब है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1982 में देहरादून में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। अब इन्होंने शामिल नहीं है पूछा। ऑप्शन है सारनाथ वाराणसी, बी ताजमहल आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, या डी झांसी किला। तो बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है वो आपका हो जाएगा डी झांसी का किला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहे हैं कि भारत की पहली और विश्व की चौथी नाइट सफारी परियोजना विकसित की जाएगी। ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा में, बी लखनऊ में, सी लखीमपुर खीरी में, या डी हरदोई में। तो बात करें अगर यहाँ पर हम तो भारत की जो पहली ठीक बगल में स्थित 250 एकड़ भूमि में विकसित की जाएगी, और इसे चीन और सिंगापुर में स्थापित नाइट सफारी की तर्ज पर बनाया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट NEERI का अर्थ राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान उपकरण है। सेकंड नागपुर में NEERI की स्थापना 1958 में हुई थी। थर्ड NEERI को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और निर्मित किया गया है। एंड फोर्थ भारत में NEERI की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। कह रहे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, बी केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, सी उपर्युक्त सभी, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर बात करें हम क्वेश्चन के आंसर की तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे, ठीक। एंड नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर भी सही नहीं है, या गलत कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट DDT का पर्याय डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरीन है। सेकेंड DDT एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। थर्ड DDT को पहली बार 1874 में ऑस्ट्रियाई रसायन
ओथमन जेडलर द्वारा संश्लेषित किया गया था। एंड फोर्थ है डी है डीडीटी मूल रूप से एक कीटनाशक के रूप में विकसित किया गया था। अब इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। डीडीटी या डाइफेनाइल क्लोरोइथेन एक रंगीन स्वादहीन लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। यह एक कार्बन क्लोराइड है। इसका विकास मूलतः एक कीटनाशी के रूप में किया गया था। आंसर की बात करें जो सही नहीं है तो वो आपका फिलहाल ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सही नहीं है, ठीक है, सॉरी गलत है कह रहे हैं। तो अभी इतने ही रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहो और आप सबका थैंक यू।